भाग 12 दृष्टा और दृश्य। खोजबीन की जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं उस ओर हमें कुछ और आगे जाना है। संभव है यह थोड़ा जटिल है और सूक्ष्म हो, लेकिन कृपया आप मेरे साथ चलते रहें। जब मैं आपके बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में एक प्रतिमा बना लेता हूँ तो मैं इस प्रतिमा को देख भी सकता हूँ। इस तरह एक ओर यह प्रतिमा है और दूसरी ओर इसको देखने वाला यानी इसका दृष्टा। मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को लाल कमीज़ पहने देखता हूँ और मेरी तत्काल प्रतिक्रिया होती है कि मुझे पसंद है या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो मेरी यह पसंद या नापसंद जिन चीज़ों का नतीजा है वह है मेरी संस्कृति, मेरी शिक्षा दीक्षा, मेरी संगति और मेरे संबंध, मेरे झुकाव, मेरे अर्जित तथा वंशानुगत लक्षण। इन सबों में के खट्टे जोड़ से बने केंद्र से ही मैं देखता हूँ तथा अपना निर्णय और फैसला बनाता हूँ। इस तरह दृष्टा अपने भीतर एक नहीं बल्कि हजारों प्रतिमाओं को देखता है जो सबकी सब वस्तुतः उसी की कृतियाँ हैं। लेकिन क्या दृष्टा स्वयं इन प्रतिमाओं से भिन्न है या वह भी अपने आप में एक प्रतिमा ही है? दृष्टा एक स्थिर और जड़ वस्तु नहीं है। वह जो कुछ है उसमें सदा वह कुछ ना कुछ जोड़ता और घटाता रहता है। यह जीवित दृष्टा अपने भीतरी और बाहरी जगत के दबाव के कारण हर समय विभिन्न चीज़ों के बीच तुलना कर रहा है, उनकी नापतोल कर रहा है, उन पर अपनी धारणा और राय बना रहा है, उनमें हेरफेर और बदलाव ला रहा है। यह दृष्टा चेतना के उस जगत में जी रहा है जिसका निर्माण उसके अपने प्रभाव, ज्ञान और असंख्य लेखे जोखे से हुआ है। तो अगर आप कभी इस दृष्टा पर अपनी दृष्टि डालें, दृष्टा यानी जो आप स्वयं हैं, जो आप पाएंगे कि यह अनेक स्मृतियों, अनुभवों, प्रभावों, परंपराओं, घटनाओं और अनंत प्रकार के दुखों से मिलकर बना है जो सबके सब अतीत के हैं। यह दृष्टा अतीत और वर्तमान दोनों है और आने वाले जिस कल की यह प्रतिमा कर रहा है वह भी इसी का हिस्सा है। इस तरह दृष्टा पेड़ के उस पत्ते के समान है जिसका आधा भाग हरा है और आधा भाग पीला पड़ चुका है। अर्थात दृष्टा में जीवन और मृत्यु दोनों मौजूद है और इन्हीं के सहारे वह देखता है। तो समय के आयाम में स्थित चेतना और मन की इसी दशा में दृष्टा यानी आप भय को, ईर्ष्या को, युद्ध को, अपने परिवार को देखते हैं और इनसे उत्पन्न समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं जो हर बार आपके सामने एक नई चुनौती के रूप में आती है। लेकिन जो भी नया है उसका सीधा सामना करने के बदले आप उसे पहले पुराने सांचे में ढालने की चेष्टा करते हैं और इसीलिए आप हर समय संघर्ष में जीते हैं। दृष्टा जो स्वयं भी एक प्रतिमा है अपने आसपास दर्जनों दूसरी प्रतिमाओं को देखता है और कहता है, मुझे यह प्रतिमा अच्छी लगती है, मैं इसे अपने पास संभाल कर रखूँगा, या मुझे यह प्रतिमा एकदम अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। लेकिन प्रतिमाओं के प्रति व्यक्त ये प्रतिक्रियाएं स्वयं एक प्रतिमा बन जाती है और ऐसी ही प्रतिमाओं का जोड़ है दृष्टा। तो अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हम कह सकते हैं दृष्टा स्वयं भी एक प्रतिमा है, केवल उसने अपने को अलग कर रखा है और एक दूरी को कायम रखते हुए वह अपने चारों ओर देखता है। यह दृष्टा जो विभिन्न प्रतिमाओं के द्वारा पैदा हुआ है अपने को स्थायी मानता है और उसने अपने और अन्य प्रतिमाओं के बीच एक विभाजन, एक दूरी, समय का एक अंतराल निर्मित कर लिया है। इससे उसके और अन्य प्रतिमाओं के बीच तनाव और संघर्ष पैदा होता है, लेकिन इसके लिए वह प्रतिमाओं को दोषी मानता है, ना कि स्वयं को। इसलिए तब वह कहता है, मुझे इस संघर्ष से छुटकारा चाहिए। लेकिन इस संघर्ष से छुटकारा पाने की इच्छा ही फिर एक दूसरी प्रतिमा को जन्म देती है। इस सब के प्रति होश और सजगता जो वास्तविक ध्यान है
प्रकट करती है कि इस सब के मूल में एक केंद्रीय प्रतिमा है जो दूसरी सभी प्रतिमाओं के जोड़ से बनी है। यह केंद्रीय प्रतिमा यानी वह दृष्टा ही अनुभवकर्ता, मूल्यांकनकर्ता और निर्णायक है, जो दूसरी सभी प्रतिमाओं पर विजय पाना चाहता है और या उन्हें अपने अधीन करना चाहता है या फिर पूरी तरह उन्हें नष्ट कर देना चाहता है। लेकिन चूंकि दूसरी सभी प्रतिमाएं दृष्टा के मतों, निर्णयों और निष्कर्षों के फल हैं और दृष्टा स्वयं उन सभी प्रतिमाओं का फल है, इसलिए दृष्टा ही दृश्य है। तो होश और सजगता ने हमारे मन की विभिन्न अवस्थाओं को प्रकट कर दिया है, विभिन्न प्रतिमाओं को प्रकट कर दिया है, और यह भी कि किस तरह इन प्रतिमाओं के बीच परस्पर विरोध है, जिसके फलस्वरूप संघर्ष पैदा होते हैं और फिर इस संबंध में कुछ भी न कर पाने की हमारी असमर्थता से उत्पन्न निराशा और इसलिए उससे पलायन करने के हमारे विभिन्न प्रयास। धैर्य और सावधानी से भरी सजगता द्वारा इन तथ्यों के उद्घाटन के पश्चात यह बोध जागृत होता है कि दृष्टा ही दृश्य है, और यह बोध मनुष्य के भीतर किसी तथाकथित ऊर्ध्वगामी और सतोगुणी सत्ता को नहीं होता है। मनुष्य के भीतर उच्चतर चेतना, श्रेष्ठतर सत्ता आदि मात्र आविष्कार और कल्पनाएं हैं, और इसकी भी हमने अपने मन में प्रतिमाएं बना रखी हैं। बल्कि यह बोध तो स्वयं वह सजगता है जिसने यह प्रकट किया है कि दृष्टा ही दृश्य है। अगर आप स्वयं से कोई प्रश्न करें तो आपके भीतर वह कौन सी सत्ता है जिसे उसका उत्तर चाहिए, और वह कौन सी सत्ता है जो इस प्रश्न के उत्तर की खोज करने जा रही है। अगर यह सत्ता चेतना का ही हिस्सा है, विचार का ही एक अंश है, तब तो यह खोज कर ही नहीं सकती। जो खोज कर सकती है वह सजगता की एक स्थिति मात्र है। लेकिन सजगता की इस स्थिति में भी अगर कोई सत्ता मौजूद है जो कहती है मुझे हर हालत में सजग होना चाहिए, मुझे सजगता की साधना करनी चाहिए, तो यह सजगता नहीं है, बल्कि मन में बैठी किसी प्रतिमा का ही शोरगुल है। दृष्टा ही दृश्य है। यह होश और बोध दृश्य के साथ तादात्म्यकरण की प्रक्रिया नहीं है। स्वयं का तादात्म्य किसी चीज़ के साथ करना तो एकदम आसान है। हम में से अधिकांश लोग अपना तादात्म्य और पहचान किसी न किसी चीज़ से करते हैं, अपने परिवार से, अपने पति या अपनी पत्नी से, अपने देश से, और हमारा यह कृत्य भीषण संकट और युद्धों को जन्म देता है। लेकिन यहाँ हम इससे एक बिल्कुल भिन्न और गहरी चीज़ पर विचार करने जा रहे हैं, और हमें इसे शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि अपने मर्म की गहराई में, प्राणों के प्राण में समझ लेना चाहिए। प्राचीन चीन में कलाकार चित्र बनाने के पहले एक अद्भुत प्रयोग से गुजरता था। मान लीजिए किसी कलाकार को एक पेड़ का चित्र बनाना है, तो वह पहले एक पेड़ के सामने जाकर बैठेगा, दिनों, महीनों, वर्षों तक, चाहे जितना समय लगे, लेकिन वह तब तक बैठा रहेगा जब तक कि वह ही पेड़ नहीं हो जाता। वह पेड़ से स्वयं का तादात्म्य नहीं करता था, बल्कि पेड़ हो जाता था। इसका अर्थ है कि पेड़ और उसके बीच कोई अंतर या अंतराल नहीं बचता था, अर्थात दृष्टा और दृश्य के बीच दूरी नहीं बचती थी। दृष्टा दृश्य में लय हो जाता था, वहाँ कोई अनुभवकर्ता नहीं बचता था जो पेड़ के सौंदर्य का, हवा में झूमती डालियों का, सूर्य किरणों में चमकती पत्तियों के रंग का अनुभव कर सकता था, क्योंकि कलाकार तो समग्रता पेड़ हो जाता था और इसी दशा में जन्म लेती थी उसकी जीवंत चित्रकला। दृष्टा ही दृश्य है। अगर यह बोध दृष्टा को अभी भी नहीं हुआ है, तो उसकी ओर से की गई कोई भी गतिविधि प्रतिमाओं की एक नई श्रृंखला को ही जन्म देगी और इसमें पुनः वह उलझ जाएगा। लेकिन अगर दृष्टा को यह स्पष्ट बोध है कि दृष्टा ही दृश्य है, तो कौन सी घटना घटती है? अगर इसी प्रश्न में धीरे धीरे, अत्यंत धीरे धीरे उतरें, क्योंकि यह एक बहुत जटिल और गूढ़ चीज़ है जिसकी हम छानबीन करने जा रहे हैं, तो अब पुनः एक बार सोचें, तब कौन सी घटना घटती है? वस्तुतः
तब दृष्टा अपना सारा क्रियाकलाप बंद कर देता है। अब तक तो दृष्टा सदा ही यही सोचता रहा, मुझे इन प्रतिमाओं के संबंध में ना कुछ अवश्य करना चाहिए। मैं उन्हें या तो कुचल दूंगा या उनके रंग रूप को बदल कर रख दूंगा। कहने का अर्थ यह है कि अब तक दृष्टा दृश्य के संबंध में सक्रिय रहा है। वह उस पर क्रिया और प्रतिक्रिया करता रहा है, कभी शांत होकर, कभी एकदम व्यग्र और उग्र होकर। लेकिन दृष्टा की ओर से उठाया गया कोई भी विधायक कदम उसकी पसंद और नापसंदगी का ही नतीजा है। मुझे यह पसंद है, इसलिए मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। मुझे यह कतई पसंद नहीं, इसलिए मैं इससे अपना पिंड छुड़ाना चाहता हूँ। लेकिन जब दृष्टा समझ लेता है कि जिस चीज़ पर उसकी सारी शक्ति कार्य कर रही है वह चीज़ तो वह स्वयं है, तो तत्काल दृष्टा और प्रतिमा के बीच संघर्ष समाप्त हो जाता है। तब वह स्वयं वही है, वह उससे अलग नहीं है। जब उसने अपने को इससे अलग मान रखा है तो उसने इस संबंध में बहुत कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही दृष्टा को पता चल जाता है कि वह स्वयं वही है तो उसकी पसंद और नापसंदगी विदा हो जाती है और इस तरह सारा तनाव और संघर्ष भी समाप्त हो जाता है। अब करने को कुछ ही क्या बच जाता है। अगर वह चीज़ आप स्वयं हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप ना तो इससे विद्रोह कर सकते हैं, ना इससे भाग सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसे स्वीकार भी नहीं कर सकते। यह तो है ही वहाँ। इसलिए पसंद और नापसंदगी के प्रति क्रिया से उत्पन्न सारी क्रियाकलापों का स्वतः अंत हो जाता है। क्या बात है। तब आप पाएंगे कि एक ऐसी सजगता प्रकट हुई है जो प्रचंड रूप से जीवंत है। यह किसी भी प्रतिमा और प्रश्न से बंधी नहीं है। सजगता की इस तीव्रता और गहनता से एक सर्वथा भिन्न प्रकार का होश और ध्यान उत्पन्न होता है, जो कि मन ही यह सजगता है। इसलिए तब मन असाधारण रूप से संवेदनशील और तीक्ष्ण हो जाता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।